हो गया, इसलिए मैंने लेक्चर 1 बोल दिया इसको। बट वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है। ठीक है राधिका? ओके सर। ओके। क्योंकि कैपेसिटेंस जो टॉपिक शुरू हुआ ना, उसका लेक्चर नंबर 1 है, इसलिए मैंने उसको लेक्चर नंबर 1 कहा। चलिए, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, आज चैप्टर हमारा कैपेसिटेंस है और उसमें सबसे पहले बात करेंगे कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो किस काम आता है? वो एक ही काम करता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है, यानी चार्ज को अपने अंदर एक्यूमुलेट करता है। एक्यूमुलेट करने का मतलब चार्ज को जमा करता है और एनर्जी को स्टोर करता है। एक्चुअली कैपेसिटर का यूज कहां होता है? अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो एक फैन को स्टार्ट करना है, अरे एक फैन है, उस फैन को मेरे को स्टार्ट करना है। अब उस फैन को अगर स्टार्ट करना है तो इनिशियली जब स्टार्ट करोगे तो उस फैन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की जरूरत है। और बहुत ज्यादा करंट की जरूरत क्यों होगी? क्योंकि इनिशियल में किसी भी चीज को शुरू करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग। आप फ्रिक्शन का कंसेप्ट पढ़े होगे तो रेस्ट पोजीशन में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और मोशन में जब बॉडी आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक क्या होती है? स्टैटिक से कम होती है। जैसे कोई बड़ा सा स्टोन है, अब उसको पुश करना है कि नहीं? तो आप देखोगे हमेशा कि उसको पुश करने में, उसको इनिशियल मूव कराने में आपको सबसे ज्यादा इफोर्ट लगाने की जरूरत होगी। बात सही कि नहीं सही? जब वो मूव कर जाएगा, जब वो चीज मूव कर जाएगा, तब आपको इफोर्ट कम लगाने की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ रहे बात कि नहीं? जैसे आपको साइकिल है, अब बाइसिकल को आपको इनिशियल पैडलिंग थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या करना है? इनिशियल रोटेशन करना है। हालांकि रोटेशन करने के लिए वहां पे टॉर्क की जरूरत होती है, वो टॉर्क फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन चूंकि शुरुआत में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है और स्टैटिक में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अब आप फैन एक बार मूव कर जाएगा, देन इट रिक्वायर्ड लेस करंट, तब उसको कम करंट की जरूरत, तब उसको ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक फैन मूव नहीं किया, नहीं, जैसे आप स्विच ऑन करोगे दे रिक्वायर्ड ह्यूज करंट, आप मोटर को ऑन करोगे दे रिक्वायर्ड ह्यूज करंट, आप कूलर को ऑन करोगे दे रिक्वायर्ड ह्यूज करंट। अब उतना ह्यूज करंट तो आपको सप्लाई से नहीं हो सकता, मतलब सप्लाई नहीं दे सकता। सप्लाई एक मतलब जो ऑर्डिनरी करंट आपको एक, जैसे बैटरी है तो बैटरी एक लिमिटेड करंट आपको धीरे 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 सप्लाई करेगा। अब चूंकि हमको तो शुरुआत में बहुत अचानक करंट चाहिए भाई, वो कहां से आएगी? वो कौन प्रोवाइड करेगा हमको? कैपेसिटर। और यही काम है हमको कैपेसिटर का। इसीलिए आप देखते हो कि फैन में वो क्या लगाते हैं? सिलेंड्रिकल शेप का, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर। कंडेंसर कहते हैं सर, है ना, जो कुछ ऐसा होता है जो सर सिलेंड्रिकल वाइट होता है, सिलेंड्रिकल वाला, जो के सिलेंड्रिकल वाला होता है। तो ये सिलेंड्रिकल काम करता है। समझ रहे बेटा कि नहीं समझ रहे आप लोग? यस सर। बस यही काम है मेनली, यही। अच्छा, ये क्या करता है? कैपेसिटर जो है इस चार्ज को अपने अंदर स्टोर किए रहता है, और उस स्टोरेज से वो क्या करता है? ऐसे ही रहता है ना, कुछ ऐसे ही शेप का रहता है हमारा। यस सर। और यहां से 2 वायर निकली हुई रहती है, ऐसे ही होता है ना। तो ये कंडेंसर क्या है? कंडेंसर क्या है ये बेटा? कैपेसिटर। कैपेसिटर। अगर ये कंडेंसर नहीं रहेगा तो फैन को एक लिमिटेड, वो इनिशियल जो लार्ज अमाउंट, सर ये अगर खराब हो जाता धीरे धीरे चलता है पंखा, फिर हवा नहीं देता। हवा नहीं देता, खराब हो जाता है, धीरे चलता है सर, स्टार्ट नहीं होता, उसको खुद स्टार्ट करना पड़ता है फिर। हाँ, समझ रहे बात ना? इसलिए दैट इज हाँ, बोलिए निगम। सर मैं ये बोला, अगर सर चालू पंखे से अगर हम कंडक्टर हटा दें तो पंखा चलता ही रहेगा क्या हमेशा? वो चलेगा, चलेगा, अब चलेगा, बट इनिशियली उसको शुरुआत के लिए वो कंडेंस पंखा चाहिए ही चाहिए। वो कुछ करंट, जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो नहीं मिल रहा है, वो कंडेंसर धीरे 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 प्रोवाइड करता रहेगा। ओके? लेकिन सर्किट आपको क्लोज करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यही दिया हुआ है कि कैपेसिटर और कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर। एक्चुअली इसमें 2 प्लेट्स होते हैं, जो आगे हम लोग बात करेंगे। बाय एन इंसुलेटर ऑन विच सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैन अक्यूमुलेट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो डिवाइस एक which is used to store energy in the form of electrical field by storing charge। वो अपने चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। और चार्ज स्टोर होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनेंगे और वहां पर क्या हो जाएगा?
एनर्जी स्टोर्ड होगा एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो थ्योरेटिकली अगर बात करूं, मैं थ्योरेटिकली अगर बात करूं तो थ्योरेटिकली एक कैपेसिटर जो है ना वो इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकता है। थ्योरेटिकली मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आप देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता इसको आगे भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली इसलिए नहीं होता कि जैसे जैसे आप चार्ज देते जाओगे उसकी पोटेंशियल क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, बढ़ेगी पोटेंशियल में इंक्रीज ना। जैसे से आप मान लो डीक्यू 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 चार्ज ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते हाँ सर बढ़ेगी, क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही। पोटेंशियल इंक्रीज होते एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया जहां पर आपको चार्ज को लाने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब क्या पढ़ते हो बेटा बताओ जरा मेरे को, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आप पढ़ते हो वी इंटू डी क्यू। यस सर। अब अगर डी क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से आप लेके आ रहे हो तो ये तो बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आप डी क्यू डी क्यू डी क्यू जैसे से वी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अब आपको एडिशनल और चार्ज लाने के लिए आपको वर्क, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको बहुत 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 ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो आप फर्दर चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते। बट थ्योरेटिकली आप बोल सकते हो कितना इनफाइनाइट चार्ज, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है इनफाइनाइट। भाई देते जाओ देते जाओ देते जाओ, उसको लेना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इट स्टोर सम अमाउंट ऑफ चार्ज। प्रैक्टिकली कुछ हर कैपेसिटर की अलग अलग वो अमाउंट होगी, इसलिए आप एक फिक्स्ड अमाउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली इट कैन स्टोर सम अमाउंट ऑफ चार्ज, एक्यूमुलेट सम अमाउंट ऑफ चार्ज, आफ्टर दैट दे आर अनेबल टू टेक चार्जेस। क्लियर है बेटा? फैन के अंदर जब कंडेंसर खराब हो जाता है तो फिर खुद से किसी डंडे की हेल्प से उसको घुमाना पड़ता है, स्विच ऑन करके, तभी वो चलता है। नहीं क्यों चलता, घुमाना पड़ता है? खराब हो जाता है तो नहीं चलता, दूसरा नया उसमें लगाना ही पड़ता है। चल जाता है ऐसा बात और नहीं। सर अगर चलता भी है तो बहुत मरा मरा चलता है। असल में फैन का फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। बस कंडेंसर का काम है कि इनिशियली जो हमको लार्ज करंट चाहिए वो प्रोवाइड करे। तो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट, प्रैक्टिकल में कितना होता है फिर? सम अमाउंट हर कैपेसिटर के लिए वो अलग अलग होगा, ये फिक्स नहीं है ना। जैसे गिलास है, अब कोई कहेगा गिलास में कितना पानी स्टोर हो सकता है, तो हर गिलास के लिए अलग अलग होगा, उस साइज शेप सब पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं? तो दैट्स व्हाई यस सर, एक फिक्स नहीं। हाँ थ्योरेटिकली आप कह सकते हो कि भाई जितना दे दो, है ना, बट ऐसा नहीं होता। कुछ 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 देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, एक टाइम के बाद चार्ज लेना बंद हो जाएगा, इतना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा कि आप दोगे वो चार्ज क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। समझ रहे हो बात? इसी को कहते हैं चार्ज लीकेज, हम पढ़ेंगे। वो चार्ज लीक हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट नहीं होगा सर, एयर को आयोनाइज करने लगेगा, आयोनाइज। हाँ वहां पे आयोनाइज होने लगेगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू एनी कंडक्टर, ठीक है ना। एक कंडक्टर को चार्ज देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट। बट प्रैक्टिकली मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? सम अमाउंट ऑफ Practically only a certain amount of charge can be accumulated। ठीक है बेटा, समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? यस सर। ओके वेरी गुड। अब यहाँ पे देख लीजिए बेटा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटर तो एक डिवाइस है। कैपेसिटेंस क्या हो गया कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है कि नहीं। क्षमता जिसको बोल सकते हो हिंदी में, जैसे बोलते कैपेसिटी भी कह सकते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एक्यूमुलेटिंग चार्ज ऑन इट। अपने ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट करके वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इसको बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे कैन हैव, या अमाउंट ऑफ चार्ज दे कैन एक्यूमुलेट, कितना चार्ज वो एक्यूमुलेट कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। अब एक बात यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आप लोग भी समझ सकते हो कि अगर मैं क्यू, किसी भी एक कंडक्टर है, किसी भी शेप का कंडक्टर है, उसको क्यू देते जाओ, चार्ज देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, है ना। तो चार्ज देते जाओगे उसको, अब चार्ज दोगे तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मान लो एनी शेप ऑफ कंडक्टर सर बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, है कि नहीं। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज देते जा रहा हूँ 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 देते जा रहा हूँ।
मैंने फाइनली इसको कितना चार्ज, अभी कितना चार्ज दे दिया Q, और मान लो इसका पोटेंशियल कितना हो गया V। तो ये पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? Q पे डिपेंड कर रहा है। यस जैसे 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 आप चार्ज देते जा रहे हो वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। यानी मैं ये कह सकता हूं बेटा, फाइनली मैं कह सकता हूं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है या नहीं है? ये Yes, sir. रिलेशन सही है ना? Q is directly proportional to V, है ना? The potential developed on a conductor is directly proportional to amount of charge given. अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? Q is equal to C into V, और यही C क्या है मेरा? C क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Yes, sir. इसी C को हम क्या बोलेंगे? Q by V. इसी C को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कांस्टेंस। यानी कि अगर मेरे से कोई C इज इक्वल टू पूछे तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई Q by V। एक तो हो ही गया बेटा, एक हो गया रेशियो ऑफ चार्ज। रेशियो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज उस पर डेवलप हो रहा है टू द पोटेंशियल, यही बना बेटा। रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हो। Q क्या है? रेशियो ऑफ चार्ज, और V क्या? पोटेंशियल है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। एक बात सुनिएगा जरा, मान लीजिए मेरा एक सवाल है कि मैंने चार्ज को डबल कर दिया, मैंने चार्ज को दुगुना कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? सर उतना ही सर, रहेगा double। सर। उतना ही रहेगा। कांस्टेंट रहेगा सर। मैंने चार्ज को ट्वाइस कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा? सर सेम रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा रहेगा सर निगम? से। कांस्टेंट सर। कैपेसिटेंस इज देख रहे हो आप, कांस्टेंट डाले हो ना यहाँ पे, यस यहाँ सर पर यस सर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाले हो। और ऐसे भी अब देखो, अगर आप Q को बढ़ाओगे तो फिर V भी तो बढ़ जाएगा। Yes, sir. कि अगर आप जिस रेशियो, आप चार्ज को डबल करोगे तो क्या पोटेंशियल उतना ही रहेगा? या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर वो भी डबल हो जाएगा, तो 2Q by 2V रेशियो, तो फिर वही Q by V आ जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन CBSE में आ चुका है बहुत पहले, और वहां पर बच्चे जो कि फॉर्मूला के आदी होते हैं, उनको लगता है कि C इज इक्वल टू Q by V, तो उनको लगता है चलो चार्ज ट्वाइस तो C भी ट्वाइस, ऊपर वाली वैल्यू को मैं ट्वाइस करूं। ऐसा नहीं होगा। या सिंपली आप एक फंडा याद रखो कि C जो है ना तो Q पे डिपेंड करेगा ना V पे डिपेंड करेगा, दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। कंडक्टर पे करेगा ये? नहीं, ये डिपेंड करेगा आपको कंडक्टर पर, कंडक्टर के शेप पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, उसके अलावा कोई नेवरिंग कंडक्टर है उस पर डिपेंड करेगा। मैं अभी बताऊंगा कि नेवरिंग कंडक्टर पर कैसे कैपेसिटेंस डिपेंड कर जाता है। इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉर्मूला में Q और V आता है। शेप का मतलब बेटा वॉल्यूम ही होगा मुस्कान। तो फॉर्मूला में Q और V आता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि Q को डबल तो C भी डबल, V को कभी कभी क्वेश्चन देगा कि V को मैंने हाफ कर दिया तो कैपेसिटेंस बताओ, तो कहेगा भाई ट्वाइस हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू हाफ तो 2%। भैया V को हाफ करोगे तो Q भी Q by 2 हो जाएगी, तभी वो हाफ होगा। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना कि C डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ना तो Q पे डिपेंड करेगा ना V पे डिपेंड करेगा। ओके, Yes, sir. यहाँ पर इस पॉइंट को लिख देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट depends upon charge Q and potential। ठीक है, चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V किस पे डिपेंड करेगा वो भी लिखना पड़ेगा मेरे को। किस पे डिपेंड करेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? शेप, साइज एंड मीडियम। मीडियम और नेवरिंग। अगर कोई नेवरिंग में कंडक्टर आ गया तो उस पे भी डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस नीचे में पढ़ूंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे वो नेवरिंग पे डिपेंड कर रहा है, आपको पता लग जाएगा। तो यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, कैपेसिटेंस of a conductor depends upon shape,
साइज, प्रेजेंस ऑफ मीडियम, है ना, कोई दूसरा मीडियम, एयर के अलावा या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ मीडियम, और एक और क्या बताया हूं बेटा, एंड द नियरनेस ऑफ अदर कंडक्टर, कोई पास में या नेबरिंग कंडक्टर भी आप लिख सकते हो, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कैपेसिटेंस जो है स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी बेटा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बेटा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ क्या होगी, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा इसका? फराड। एसआई यूनिट क्या होगा? फराड। कूलम पर वोल्ट। हाँ, चूंकि देखो फराड किससे बना है, एक्चुअली सी किससे बना बेटा? क्यू बाई वी से बना है। सी जो बना है वो क्यू बाई वी से बना है। तो क्यू क्या होता है? जूल, सॉरी कूलम, और वी क्या होगा? वोल्ट। तो यानी फराड को, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 फराड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 कूलम्ब बाय 1 वोल्ट बेटा, 1 जूल, 1 जूल, ठीक है ना। ये हो जाएगी हमारी फराड। सर वोल्ट आएगा सर वोल्ट आएगा। वोल्ट। बड़ा अटेंटिव रहते हो भाई आप लोग क्लास में, नहीं? सर पहले That's why it is my favorite batch. स्टैट फ्रॉड, स्टैट फ्रॉड सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो? एसटी और डॉट एफ लिख दो। अच्छा, सीजीएस और उसमें कितना होगा, रिलेशन तो होगा ना। तो 1 फ्रॉड इज इक्वल टू कितना होगा? 1 फ्रॉड इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पे पावर 11 स्टैट फ्रॉड। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मान लीजिए सीबीएसई में तो इस बार ऑब्जेक्टिव भी रहेगा ना ज्यादा। यस सर, हाँ 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। हाँ, इतने भी नहीं होंगे, 20 होंगे। तो 20 कम थोड़ी ना होगा बेटा, 18 20 क्वेश्चन कम थोड़ी ना होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब देखिए क्यू और वी की ग्राफ की बात करूं मैं, क्यू और वी का ग्राफ। सर यूनिट बताना सर दोबारा, फराड की क्या थी? कौन सा बोल रहे प्रियांशु? सर ये 1 फराड की वैल्यू 1 फराड इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पे पावर 11, फिक्स है ये। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं सर, नहीं, वो देखा नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्यू एंड वी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान लो कि मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बेटा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा क्यू, यहां पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा वी, सही है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, लाइंस ड्रॉ करूंगा। एक एक स्लोप ले रहा हूं मैं, एक एंगल ले रहा हूं। यहां मान लीजिए आप पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। वैसे भी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब ये कुछ ना कुछ मेरा क्या दिया हुआ है, एंगल दिया, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना आप लोग? यस ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ यहाँ पे कोई चार्ज होगा और ये चार्ज की वैल्यू क्यू हो गई, और यहाँ पर पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ यहाँ आ जाएगी, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पे चार्ज क्यू है और इधर ग्राफ किस चीज का बन रहा है, चार्ज का। यानी इधर जो आपका ग्राफ है वो चार्ज का है, और इधर जो आपका ग्राफ है वो किसका है बेटा, पोटेंशियल, यानी वी है। यानी इधर आपका क्या है, पोटेंशियल। अब आपको पता है ना C इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल ले लूं A B और यहाँ पर मैं C ले लूं, अच्छा ये Q होगा तो ये भी Q ही होगा, तो बराबर ही होंगे ना उधर, इस साइड और इस साइड वाला। अब ये ट्रायंगल ले लो, यानी अगर मैं ट्रायंगल ले लूं इन ट्रायंगल ABC, अब ये ABC में लूं तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, BC tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC परपेंडिकुलर बाय बेस, तो BC बाय AB हो जाएगा बेटा, यस सर, BC बाय AC हो जाएगा, BC बाय AC होगा ना, BC बाय AC। अब BC की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, Q, AC की वैल्यू कितनी आएगी, V। यानी मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर,
tan थीटा इज इक्वल टू सी। कैपेसिटेंस। tan थीटा इज इक्वल टू सी हो सकता है ना, देखो यहाँ पर यस सर। हाँ रहेगा ना बेटा। यस यस सर। इसका मतलब कि अगर मैं आपको मेरे को ग्राफ दिया और इस tan थीटा को आप क्या बोलते हो, स्लोप बोलते हो। स्लोप। हाँ सर स्लोप। यानी अगर मेरे को स्लोप दिया रहेगा तो मैं उसका tan थीटा अगर निकाल दूं तो डेट विल गिव्स अस याद रखना। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलो या कैपेसिटेंस बोलो, लेकिन एक बात बेटा याद रखना आप लोग सभी आदमी, बात ये याद रखना है कि आपको क्यू और वी का ग्राफ दिया है। मान लो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो ग्राफ पलट देता है PNQ का। तो वो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी कभी कभी अगर आपको ग्राफ मान सर लीजिए 1/c हो जाएगा ना। तो फिर 1/c हो जाएगा, इसका ध्यान रखना Q/V है। अच्छा मान लो ऐसे आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, छोटा सा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में तो आप लोग को आ ही जाएगा। इधर मान लीजिए बेटा Q है और इधर मान लीजिए बेटा V है, ठीक है। अब ऐसे ग्राफ दिया हुआ है 1 2 और 3, ठीक है ना, ये ग्राफ दिया हुआ, ये दिया हुआ बेटा A, ये दिया हुआ है B और ये दिया हुआ C। किसी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी सर एक ही सर। सर एक ही। क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा में थीटा अगर बढ़ेगा तो ज्यादा होगी, तो ग्रेटर द स्लोप, 3 स्लोप यहाँ पर बन रहा है ना। तो यहाँ पर अगर मैं स्लोप की बात करूं तो एक ये स्लोप बन रहा है, एक ये स्लोप बन रहा है, एक ये स्लोप बन रहा है ना। अगर इसको मैं θ1 मान लूं, इसको θ2 मान लूं, इसको θ3 मान लूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan θ1 ग्रेटर देन tan थीटा 2 और ग्रेटर देन tan थीटा 3। तो आप क्या हो जाएगा, CA ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, CB ग्रेटर देन CC। लेकिन इसमें भी अगर ग्राफ को उलट देगा तो फिर आपको उल्टा लेना पड़ेगा। हमेशा गलतियां यहीं पे होती है। अगर आपको ग्राफ रिवर्स दिए, ये क्यूवी की बात हो रही है, जहां भी आपको VQ का दे सकता है भाई, VQ नेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। हाँ थोड़ा स्लोप आगे पीछे होगा लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आपको वैसे दिया हुआ है तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पता चला QV पे आदत होती है, VQ दे दिया तो वहां पे गलती है। ये देखना कि QV दिया या VQ दिया, VQ दिया तो फिर किसका ज्यादा होगा, CC का ज्यादा हो जाएगा, फिर B का होगा, फिर A का होगा। क्लियर है ना, सब स्लोप नेचर को क्या कर देना, उलट देना। डन ना। यस सर। हाँ अब यहाँ पर आ जाइए बेटा कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि कैपेसिटर इसेंशियली कॉन्सिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर, यानी एक कैपेसिटर जो है वो 2 कंडक्टर का कॉम्बिनेशन बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, मैंने उनके बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, इंसुलेटिंग मीडियम है ना, कॉल्ड द डाई। वन ऑफ द कंडक्टर इज इंसुलेटेड एंड चार्ज वेयर अदर इज अर्थड। एक तो आपका इंसुलेटेड है ना, मतलब किसी से उसका इंसुलेटेड हाँ कनेक्शन नहीं है, एंड इट इज चार्ज, मतलब उसको आप चार्ज दे रहे हो। अदर इज अर्थड, अदर को हम अर्थ क्यों करें, मतलब मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है बाय द वे, तो ये कुछ ऐसा है, मान लो एक प्लेट है बेटा, कुछ ऐसे लेते हैं, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है ना, ठीक है ना। और इस प्लेट को मैंने क्या किया, अर्थ किया। कोई भी एक प्लेट को आप अर्थ कर सकते हो। अर्थिंग्स का क्या मतलब होता है सर, ग्राउंड से कनेक्ट कर देना। पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ग्राउंड कनेक्ट करने का तो उस प्लेट की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लीजिए ये चार्ज है बेटा, ये माइनस चार्ज हो गया, है ना, ये Q चार्ज है, इसमें -Q चार्ज, ये ग्राउंडेड है। अब प्रिंसिपल का मतलब ये कह सकते हो कि सर ग्राउंडेड करने का रीजन क्या है, मतलब व्हाई आर यू ग्राउंडेड वन ऑफ द टर्मिनल टू अर्थ, तो क्यों आप ऐसा कर रहे हो। या आप बोल रहे हो कि सर कैपेसिटर जो है वो 2 कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है जिसमें बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, जिसमें एक कंडक्टर को आप चार्ज कर रहे हो और एक कंडक्टर को आप अर्थिंग कर रहे हो। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या वजह है कि हम ऐसा कर रहे हैं, उसी के बारे में हम थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में, मान लो इसको ऐसे समझ लो बेटा कि आपने एक कंडक्टर लिया, यहाँ पर आपने एक कंडक्टर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने एक कंडक्टर को ले लिया। अब इस कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हो, चार्ज तो दे रहे हो, आप चार्ज दे रहे हो प्लस, मान लो प्लस चार्ज दे रहे हो, आप कोई भी चार्ज दे सकते हो, आपकी मर्जी है। मान लो आप इस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो,
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आप इस कंडक्टर को दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो। तो इसको चार्ज दे रहे हो क्यू, और एक टाइम पे इसकी पोटेंशियल क्या हो गई वी। समझ गए बेटा? यस सर। यस। अब पोटेंशियल हो गई वी। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद फर्दर चार्ज देना बंद हो जाएगा। यस सर। तो आप दे रहे हो ना, एक सिंगल कंडक्टर है, मैं क्यों पेयर ऑफ कंडक्टर ले रहा हूं, मैं इसकी बात करूं। प्रिंसिपल में आप हमेशा कह रहे हो पेयर ऑफ कंडक्टर ले रहे हो और एक को आप अर्थ कर दे रहे हो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप एक सिंगल शीट है आपके पास, कंडक्टिंग शीट, आप उसको चार्ज दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब उस पर इतना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा कि फर्दर वो क्या हो जाएगा, फर्दर चार्ज लेना बंद कर देगा। चार्ज चार्ज लेना नहीं लेगा सर। बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कहां तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक। जाएगी। यस सर। कहां से इनफाइनाइट जाएगी, क्योंकि भाई उस बीच में तो कोई निगेटिव आ नहीं रहा है। तो निगेटिव आएगी तब वहां पर टर्मिनेट करेगी वो। तो निगेटिव नहीं आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी भाई रेडियली आउटवर्ड, इधर भी होगी इधर भी होगी, दोनों साइड होगी। मैं एक साइड बना रहा हूँ, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कहां पर जाके खत्म होगा बेटा, इनफिनिटी। इनफाइनाइट। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बहुत छोटे रीजन में बाउंडेड, एनर्जी किस फॉर्म में आप स्टोर करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करो इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एनर्जी कहां हो गई, इस प्लेट से लेकर कहां तक के बीच में स्टोर हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के बीच में। वो पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर होगा। तो आपकी एनर्जी जो है ना वो क्या हो गई, स्प्रेड हो, मतलब फैल गई। आपकी एनर्जी जो है वो बाउंडेड नहीं, नॉट बाउंडेड, यानी यहां पर एनर्जी जो है बाउंडेड नहीं है। तो भैया ये तो कैपेसिटेंस का काम ही नहीं करेगा। एक तो बहुत कम चार्ज स्टोर होगा, पहली बात तो ये हो गई, है ना। दूसरा ये कि अगर स्टोर भी हो गया तो वेरी लेस एनर्जी, बहुत कम एनर्जी के साथ स्टोर होगा। अब हम करें तो क्या करें, तो मैंने सोचा, या जिन्होंने डिजाइन किया उन्होंने सोचा कि भाई इसके पास में एक दूसरा कंडक्टर लेके आओ, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर रखो। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर से फर्क क्या पड़ा वो मैं बता रहा हूं। मान लो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक तो मेरे पास ये पहला सा जो ओरिजिनल था तो वो तो था ही बेटा, है कि नहीं। ये तो है ही, यानी ये आपके पास ओरिजिनल तो है ही। अब ये इसकी तो लिमिट हो चुकी थी, यानी V जो है वो अपने लिमिट तक पहुंच चुका था। अब मैं सर क्या, एनर्जी बाउंड हो जाएगी। बाउंड भी हो जाएगी। पहली बात क्या करूंगा मैं कि इसके बगल में यहाँ पर Q भी था और V भी था। अब V अपने लिमिट पे पहुंच चुका था। यस सर। लिमिट पे पहुंच चुका था। अब इससे ज्यादा फर्दर जो है मैं नहीं दे पा रहा था, और एनर्जी भी मेरी बाइंडेड नहीं थी, पूरा इस कंडक्टर से लेके इनफाइनाइट के बीच में फैल गई थी। अब मैंने क्या किया कि भैया क्या करो, चलो बगल में एक और कंडक्टर को मैं ले आता हूं। मैंने कहा एक और कंडक्टर को बगल में ले आते हैं। अब मैंने एक कंडक्टर को लेके आया, तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा जरा बताना, इंडक्शन होगा। इंडक्शन होता है। यस सर। ये जब Yes, sir. तो उसमें से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा अपने पास, यस है ना। सर। यस। ये जो प्लेट है ना, तो इस लेयर में, ये जो प्लेट की ये वाली जो लेयर है, इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और नेगेटिव इधर वाली लेयर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। यस सर। मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इधर तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, 3D में मतलब इस वाले में निगेटिव का मतलब इस वाले पे लिख रहा हूँ, इधर वाले पे। ये प्लेट ऐसा है, 3D में समझना जरा। और इधर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब भाई अब गड़बड़ बात हो गया। अब क्या करूंगा मैं, इस वाले टर्मिनल को अर्थिंग से कर दूंगा। तो अर्थ इलेक्ट्रॉन भेज के इसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। यस सर। ये वाला चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं फ्लो हो पाएगा, क्योंकि इंडक्शन की वजह से वो क्या केवल खींचे हुए, अर्थ में चला जाएगा। पॉजिटिव वाला तो अर्थ में चला जाएगा, पॉजिटिव वाला तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन इस लेयर पर जो निगेटिव था, निगेटिव अभी रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ बेटा, हाँ या ना। रहेगा। यस सर रहेगा सर। पॉजिटिव वाला तो चला गया, लेकिन निगेटिव वाला बेटा भी रहेगा। अब ये निगेटिव चार्ज जो है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा फाइनली ये जो है कुछ ऐसा बन गया। मैं छोटा सा प्लेट बना दे रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ जाएंगे। फाइनली कुछ ऐसा बना। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा,
पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके ऊपर अब कौन सा चार्ज रह गया? नेगेटिविटी, नेगेटिव। अब बताओ इसकी चार्ज क्यू है, इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? अब V में से कुछ घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि हम माइनस पोटेंशियल में बना दिया। यस सर। यस सर। अभी वो लिमिट तक पहुंच चुका था, V जो है अपने लिमिट तक पहुंच गया था। मैं अब सोचने वाले ने कहा कि अगर भाई इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बढ़ानी है तो मेरे को पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यस। यस। अब पोटेंशियल चार्ज को भी घटा के पोटेंशियल घटा सकते थे भैया। जब चार्ज को मैं घटा देता तो फिर तो मेरी कैपेसिटी भी तो घट जाती ना एक्यूमुलेशन की। तो मेरे को तो और चार्ज स्टोर करना था। तो हमको ये सोचना है कि भाई हमको चार्ज ना घटाकर भी वोल्टेज को घटाना है, सो डेट कि मैं और वोल्टेज घटाओगे तो वैसे भी आपकी अब फर्दर चार्ज को लेके आओगे तो पहले से कम वर्क करने लगेगा। तो मेरे को क्या करना था? V घटाना था। अब यहाँ पर V जो बन रहा था तो माइनस एक और V बन जाएगा, क्या हो जाएगा? V डैश। यस 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 सर। पोटेंशियल डिक्रीज हो गई। अब फर्दर और चार्ज दे सकते हो। यस सर, दे सकते हैं। बस दैट इज द, इसीलिए इसको अर्थिंग कर रहे थे, 2 प्लेट। इसीलिए जब भी हम कैपेसिटर को डिजाइन करते हैं तो एक पर तो हम चार्ज को देते हैं और उन दोनों के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होता है और एक टर्मिनल को हम क्या कर देते बेटा? जोड़ देते। क्लियर? किसी Yes, को sir. यस सर। यस सर। चलिए अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटर आ गया। तो कई सारे टाइप्स है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना? मतलब पैरेलल प्लेट्स होते हैं इसमें, इसको क्या कहते हैं बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। एक स्फेरिकल शेप का होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल बोलते हैं। और एक हमारा सिलिंड्रिकल शेप का होता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। पैरेलल प्लेट, पैरेलल कैपेसिटर, स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, और सिलेंडर शेप का होगा तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब सर्किट सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस का तो सर्किट सिंबल पता होगा आपको, ऐसे ही होता है ना? यस सर। बैटरी में क्या होता है? बैटरी एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़ा और इसमें क्या होता है? क्या सर? तो बैटरी में एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है ना? जो छोटी होती है पॉजिटिव बड़ी होती है। और इसमें क्या होगा? दोनों बराबर होगा। अच्छा, एक ऐसा भी दिया रहता है कैपेसिटर, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा ये तो कैपेसिटर का सर ये बीच में रेजिस्टिविटी को लिखा। रेजिस्टेंस सर, ये रियोस्टेट होता है। सर करंट की डायरेक्शन बताएगा सर। क्या बोल रहे हैं प्रियांशु? सर करंट की डायरेक्शन बताएगा, करंट की नहीं, करंट की डायरेक्शन की बात नहीं रही। अगर ऐसा, हाँ बोलिए मुस्कान। जैसे सर एक रियोस्टेट होता है वैसे ही होगा कैपेसिटर का। हाँ, जैसे रियोस्टेट का काम क्या है? व्हाट इज द रियोस्टेट है? करंट को वो नापता है। अनुष्का बोल रही रेजिस्टेंस को चेंज। अनुष्का बोल रही कैपेसिटर विद रेजिस्टेंस। चलो दिमाग तो लगाए। एक्चुअली इसका मतलब जैसे ये होता है ना R, आप 10th क्लास से पढ़े होगे, दैट इज R रेजिस्टेंस। पढ़े लेकिन हैं। अगर ऐसे दिया हुआ है ना, 1 मिनट देखिएगा, अगर ऐसे दिया हुआ है इसका मतलब ये होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब ये होता है कि वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आप बदल सकते हो। मतलब इसमें एक खटका टाइप का होता है। लैब में अगर रियोस्टेट आप देखे होगे बेटा, तो एक बटन टाइप का होता है, उसको आगे पीछे करने पर उसकी रेजिस्टेंस सर वायर कॉइल्ड वायर होती है सर। हाँ, वायर वैसे वायर पूरा वो एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है, चेंज करते हैं पूरा वायर उसकी वायर होती है और एक उसमें बटन होता है आगे पीछे करने का, जिससे तो यहाँ ये क्या हो गया? अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस फिक्स है। अब इसको चेंज नहीं कर सकते, नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते। अब टेम्परेचर वगैरह वो सब चेंज होगा, मतलब पैरामीटर फिक्स, इसको आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो इसी तरीके से ये जो है ना, ये कैपेसिटेंस का सिंबल है, लेकिन ये जो नीचे दिया हुआ है ना, दैट इज द वेरिएबल कैपेसिटी। समझ गया ना? यानी इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलती रहे, जो आपके रिमोट में होता है। आपके रिमोट में जो कैपेसिटर होता है वो वेरिएबल होता है। टीवी का रिमोट ऐसे ऐसे दबाते हो आप, उसकी सी की वैल्यू बदलती जाती है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो जिस स्टेशन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है वो स्टेशन आ जाएगा। समझ रहे हो बात की नहीं? जैसे दबाओगे कैपेसिटर की वैल्यू बदली, अब कैपेसिटर की वैल्यू बदली तो आपका फ्रीक्वेंसी बदलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग आगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो 1/2 पाई रूट अंडर LC। ये C बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी। अब जिस स्टेशन के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वो आपका चैनल आ जाएगा। या नंबर आप डायल करते हो, तो नंबर आप डायल करते हो तो उसकी कैपेसिटी, आपका जो ट्यूनिंग, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग।
ट्यूनिंग का मतलब उस स्टेशन के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, समझ रहे हो ना, तो इसी को बोलते हैं। तो वहां पर क्या होती है, वेरिएबल कैपेसिटेंस होती है। क्लियर है? यस वेरी गुड। अब है कैपेसिटेंस। अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा और बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ से आते भी नहीं है। अभी देखो ना, सीरीज पैरेलल में इतना इजी क्वेश्चन था नीट के एग्जाम में। अभी आगे कराऊंगा मैं सीरीज पैरेलल, तो अब जब सीरीज पैरेलल कराऊंगा तो आपको वो क्वेश्चन कुछ लगेगा ही। और एक ही क्वेश्चन रह गया, कितना 4 क्वेश्चन आए थे ना इस चैप्टर से। हाँ सर, वो एक रह गया। 3 हम लोग कर लिए हुए हैं और चौथा जो है इसी के चैप्टर से है। और जनरली एक क्वेश्चन कैपेसिटर से हर साल रहता है जनरली, तो एक क्वेश्चन आपका कैपेसिटर से फिक्स है, और लगभग एक क्वेश्चन पोटेंशियल से लगभग, और 2 क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो फोर्स फील्ड वाले से। जनरली ये जनरल बात हो रही है, वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आपको इससे रहेगा इस चैप्टर से। अब यहाँ पर एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है बेटा। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? सर सेम होगा। सिंगल कैपेसिटर। आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल, यानी सिंगल कैपेसिटर है, उसके अलावा उसका मतलब कोई और नहीं। आइसोलेटेड में बिल्कुल अलग थलग। तो मैं एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले रहा हूँ, ये एक स्फीयर हो गया, ठीक है ना, और इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा बेटा। होगा ये O, और ये क्या हो जाएगा, ये R। ठीक है। अब यहां पर मैं इसको चार्ज दिया, ये मैं क्या कर रहा हूं बेटा, चार्ज दे रहा हूं। मान लो Q चार्ज दिया मैंने, टोटल चार्ज कितना दे दिया बेटा, इसको Q दे दिया। एकदम आराम से, जो बेसिक फॉर्मूला उससे आप निकाल सकते हो। इसको मैंने Q चार्ज दे दिया, और इसकी पोटेंशियल कितनी होगी बेटा, V। तो मैं क्या करूं, लेट चार्ज Q ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसके सरफेस पे, जरा मेरे को बताओगे? सर KQ/R। पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, पढ़े हो आप लोग? KQ/R। अच्छा, इसके अंदर में पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R ही होगा सर। R ही होगा। हाँ, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, हॉलो अगर है तो जितना उसके अंदर है उतना ही उसके बाहर पे होगा, सरफेस के बराबर होगा। बाहर नहीं होगा बेटा, सरफेस पे जो होगा उतना ही अंदर होगा, बाहर तो फिर अलग हो जाएगा, वो जैसे जैसे डिस्टेंस होगी वो अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो मेरे को V आ गई। अब सिंपली लगा दो, C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q/V। Q की वैल्यू मेरे को पता है, Q तो Q ही है, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ/R। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस Q से Q R by कैंसिल, Q। R पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? R/K। या तो R/K बोल सकते हो आप, ये फॉर्मूला जनरली लगाने के लिए आप लगा सकते हो, क्योंकि K की वैल्यू मेरे को ठीक ठाक दी हुई होती है, पता होती है। या आप K की जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, 1/4 एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 4 पाई 4 एप्सिलॉन, पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कैपेसिटी देखो, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, यानी कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस। रेडियस पर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। अच्छा, अगर एयर रहेगा, एयर या वैक्यूम रहेगा, मान लो सराउंडिंग मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम है, तब तो आप एप्सिलॉन नॉट लगाओगे। लेकिन कोई मीडियम आ जाएगा, ये हम बार बार अब कहते आ रहे हैं, कहां से, आपको फोर्स से, कि किसी भी फॉर्मूला में अगर आपका एप्सिलॉन नॉट आया है, किसी भी फॉर्मूला, वो चाहे फोर्स निकाल रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, चाहे पोटेंशियल निकाल रहे हो, चाहे कैपेसिटेंस निकाल रहे हो, तो एप्सिलॉन नॉट आप कब लगाते हो, जब एयर या वैक्यूम। अगर कोई भी मीडियम आएगा तो आपको उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे फोर्स में हमने किया था कि नहीं किया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने किया था। मैं कह रहा हूँ कोई भी फॉर्मूला है, वो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का है, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स का है, कोई भी फॉर्मूला है, वो मीडियम को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहां मैं क्या कर दूंगा कि अगर मान लीजिए, ठीक है ना, इफ द मीडियम अराउंड the conductor is air या वैक्यूम,
अगर कंडक्टर के आसपास जो मेरा मीडियम है वो या तो एयर है या वैक्यूम, तब मेरी C इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा? 4 पाई। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग। लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाएगी तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? वो मीडियम भी हमको डालना पड़ेगा। यानी मैं अगर लिख दूं यहाँ पर इफ मीडियम के टाइम्स हो जाएगा ER टाइम्स सर, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स एप्सिलॉन आर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह। एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, जगह नहीं, एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही। सर वो जाएगा ना सर, डाइलेक्ट्रिक हाँ सर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। एक्चुअली वो आता है एप्सिलॉन। एक्चुअली मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो होता है एप्सिलॉन। अब चूंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है सर। हाँ, ER को मैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता हूँ, इसको सर डायरेक्ट के भी तो लिख सकते हैं सर यार। हाँ K भी लिखता है, बहुत बुक में K रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जगह K लिखा रहता है, तो K अगर मान ले तो कोई बात नहीं, मैं ER ले रहा हूँ। ओके सर। इफ मीडियम अराउंड द कंडक्टर is of dielectric constant and that dielectric constant is epsilon। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन और आ गया, तो अब आप क्या करोगे? CM, M फॉर मीडियम, ताकि आपको याद रहे, M फॉर मीडियम हो जाएगा। ठीक है ना? तो CM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू R। डन ना? यस सर जो हमारा एप्सिलॉन आर है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन R डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर आपको एप्सिलॉन की वैल्यू दी हुई है, मान लो एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर मान लो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू दी हुई है, तब सीधे हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R। समझ गए कि नहीं? यस। ये आपको मैं बताया हूँ कहां पर? वो कूलम्स लॉ में। आप कूलम्स लॉ देखोगे तो वहां पे आपको पता चले। और एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू। जनरली हमको एप्सिलॉन की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी होती है। ज्यादातर क्वेश्चन 99.9999% ले लो, उन ज्यादातर क्वेश्चन में जो मेरी मतलब वो आएगी क्या थी, जो वैल्यू दी होती है वो ER की वैल्यू दी, ये डाइलेक्ट्रिक की दी होती है। क्लियर ना? यस सर। बट अगर वो एप्सिलॉन की वैल्यू दी तब आपको ER नहीं लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये मैं आप अगर एक बार रिवाइज करोगे कूलम्स लॉ, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर जो डालता हूं ना, CM इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R। लेकिन चूंकि ज्यादातर क्वेश्चन में, नॉर्मली क्वेश्चन में आपको एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं दी होती है, आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी होती है? ER की वैल्यू दी होती है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है। और एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। क्लियर है ना? यस सर। अरे आपको समझ में आया कि नाश्ता आगे सर, आगे सर आप क्या? यस सर। मेरे को लगा आप लोग नाश्ता वास्ता कर रहे हो साइड में बैठ के, ऐसा है क्या? नहीं सर। नहीं सर, आप तो खा सकते हो, मैं नहीं खा सकता हूँ। आप तो चलो सुनते सुनते खा भी लो। नहीं समझ आता है, खाते खाते पढ़ते तो फिर समझ में नहीं आता, फोकस सिर्फ खाने पे होता है फिर। ये कैसे? फिर फोकस आप वहां पे ज्यादा कर देते हो, खाने पे नहीं, है ना? यस सर। हाँ, एक सर। टाइम एक चीज पे फोकस सर करना। 7 से 11 माइक्रोफैराड। तो अगर तो मान लो कि नीट का एग्जाम हो और आपके सामने तो कोई मिठाई उठाई रख दे, तो फिर आप एग्जाम को सब छोड़ के पूरा फोकस नो उधर ही कर। सर, नो सर, ऐसा नहीं यस सर। मिठाई पसंद नहीं है सर, मीठा। मतलब कोई ऐसी चीज क्या पसंद है? पिज्जा वैसा बर्गर वर्गर अगर रख दिया जाए तो फिर सर नेट का तो सर दूसरा अटेम्प्ट आ जाएगा, मिठाई का हाँ ये बात तो है ना, सही बोल रहा है दीपक। नीट तो दे देंगे आप, मिठाई भी तो कभी भी मिल सकता है, सही ना? नहीं मिल सकता है। मिल सर पर जो मिलता है उसे ले लेना चाहिए ना। हाँ ये भी बात है। और वैसे भी देखो, मतलब आपका उधार रहेगा ना, आप निकालोगे तो हम तो ऐसे आपके लिए फ्री अप करेंगे ना। पार्टी जब होगा तो खाना पीना मिठाई उठाई सब रहेगा। और आई होप सो कि आप सब आओगे ही। आप सर दिल्ली आ जाइए सर। इस साल जो 12th में जो लास्ट ईयर के बच्चे ने दिया है, उनकी क्लियर हो जाएंगे तो फिर उनकी भी पार्टी होगी। हाँ क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उनमें से मैं क्रैश कोर्स में ही पढ़ाया था, मेन क्लास नहीं कराया था। लास्ट में जब क्रैश कोर्स हुआ तो
सर हमारे तो मेरी क्लास है, इट मींस आप आओगे दिल्ली। हाँ, आपको मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। उस टाइम में मैं सिर्फ 11th की क्लास पढ़ाता था। उस टाइम में टीचर ऐसे थे ना, 11 इस साल हम 11th भी पढ़ा रहे, 12th भी पढ़ा रहे। पिछले बार बट गया था कोई, जैसे मैं, हम लोग थे ना, आप लोग 11th में रहे होगे, मैं सिर्फ हाँ सर, 11th के टीचर अलग थे, 12th के अलग थे। 11th के टीचर। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जैसे मैं 11th व्हीलर हूँ, अभी आपके बाद जो 11th का बैच है, 12th है वो आप लोग, तो इस बार मिक्स है। तो पिछले बार हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन क्रैश कोर्स अभी हुआ था तो मैंने क्रैश कोर्स लिया था, और शायद बच्चे तो निकल रहे हैं कुछ, देखिए होता है। इस बार थोड़ा ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। उसका वजह ये कि थोड़ा पहले से सब, पिछले बार सितंबर में शुरू हुआ था ना, याद है कि नहीं आप लोग 11th? हाँ सर, कोरोना की वजह से बहुत पहले हैं, तो बहुत पहले हैं, तो हमको लगता है कि नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, अक्टूबर नवंबर तक 12th का। उसको अच्छे से करा के बच्चों को वहीं पे 11th का करवाएंगे। फिर दिसंबर में एक महीना जो मिलेगा उसमें थोड़ा फास्ट 11th करवाएंगे। उसके बाद उनको आप लोगों को फ्री कर देंगे फॉर बोर्ड, मतलब बोर्ड प्रोस्पेक्टिव के कुछ। वैसे भी उसके बाद आप सोचोगे नहीं, फिर बोर्ड का एग्जाम के बाद फिर क्रैश कोर्स 40-45 दिन का चलेगा, एक एक 2-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट रिवाइज करो और करो, तो हो जाएगा। फिजिक्स में तो जनरली मैंने देखा है कि इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जितना पढ़ा रहे उतना कर लोगे। आई होप सो कि आप नीट का क्वेश्चन तो मार दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, टाइम टू टाइम रिवाइज वगैरह सब करते रहिएगा तो कैन डू इट। यहाँ पे देखिए बोल रहा है बेटा, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ये मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। 6800 किलोमीटर। ग्रेविटेशन में आप पढ़े होगे, है कि नहीं? ग्रेविटेशन चैप्टर जब होगा तो उसमें आप पढ़े होगे। यहाँ पर अगर मैं सी निकालूंगा तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। या तो ये ऐसे लिखो, या बेटर है कि जब भी सी निकालना हो तो आप ये वाला लगा दो, आर बाई के। आर बाई के क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि के की वैल्यू थोड़ी इजी है, मतलब पॉइंट वाइंट में नहीं। यहाँ देखो पाई भी आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है, तो जनरली ऐसा जो फॉर्मूला हो, जब तक मीडियम नहीं दिया हो आप के लगा दो। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो बेटा, बताओ? आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6400, और इंटू फिर 1000 भी करना 10 के पावर 3 है ना। ये किलोमीटर में दिया है बेटा, तो इसको मीटर में भी बदलना पड़ेगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 9 into 10 की पावर 9 into 10 की पावर 9 हो जाएगा बेटा 64/9 इंटू कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। सर 10 की पावर -4 होगा आपका टोटल। तो ये 10 की पावर -4 होगा, ठीक है ना। इसको करोगे तो लगभग ये आंसर आ जाएगा 711 माइक्रोफारड। याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, नीट वीट में तो नहीं आएगा, बट बोर्ड वर्ड में कभी आ सकता है। तो ऐसे समझने के लिए डायरेक्टली वो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज, फिर कैलकुलेट करोगे आप 711 माइक्रोफारड याद रखोगे तो आप इजीली मार सकते हो। अब आ जाइए बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। जनरली जो क्वेश्चन आपसे आते हैं, हालांकि मैं स्फेरिकल पढ़ रहा हूं, जनरली जो इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा इट इज फ्रॉम द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हालांकि हो सकता है आज डिस्कस हो सकता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो, बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। जनरली नीट में तो सिलेंड्रिकल कभी आता ही नहीं, स्फेरिकल से शायद कभी आ सकता है, मतलब आता है। बट अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, चांसेस की बात करूं, तो इस चैप्टर में जितने भी कैपेसिटेंस हम पढ़ेंगे उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मोर इंपॉर्टेंट, और ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। फिर आप आ जाओ सीरीज पैरेलल, है ना, वहां पर सिलेबस में आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन हमने ले लिया है थोड़ा सा कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब वही दो कंडक्टर हैं और दोनों कंसेंट्रिक मतलब सेंटर है। सेंटर का मतलब दोनों का सेंटर सेम है कि नहीं। तो यहां पर कह रहा है आउटर स्फीयर इज अर्थ, यानी बाहर वाला स्फीयर अर्थ है। यानी मेरे पास दो स्फीयर है बेटा, एक ये है, सॉरी ऐसे बनाते हैं, बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा इसमें टिपिकल नहीं। एक ये है और एक मेरे पास स्फीयर ये है, ठीक है ना। अब दोनों का सेंटर तो कंसेंट्रिक ही है, ठीक है ना। इसकी जो रेडियस है छोटे वाले की, दैट इज ए, और इसकी जो रेडियस है बड़े वाले की, दैट इज बी। आप R1 R2 भी ले सकते हो। और ये जो है ना मेरा अर्थ है, बाहर वाला बोल रहा है आउटर इज अर्थ। हालांकि जब भी क्वेश्चन आता है आउटर ही अर्थ का आता है, बट इनर भी कभी अर्थ हो सकता है, और आई डोंट थिंक कि उससे क्वेश्चन आएगा, इसलिए ज्यादा ध्यान उस पर नहीं देना है। आउटर इज अर्थ। अब इस वाले स्फीयर को, जो इनर वाला स्फीयर है, उसको आप चार्ज दे रहे हो, क्यू चार्ज दे रहे हो, तो आप इसको कितना चार्ज दे रहे हो बेटा? क्यू चार्ज दे रहे हो।
ठीक है ना। आप इसको कितना चार्ज दे दिए, क्यू चार्ज। तो इस वाले स्फीयर पे इंडक्शन फिनोमेना होगा, बड़े वाले पे यस सर माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ठीक है, माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बाहर वाले में भी प्लस होगा, इंडक्शन होगा तो अंदर वाले में माइनस होगा, बाहर वाले लेयर इनर लेयर पर माइनस बनेगा, आउटर लेयर पे प्लस बनेगा बेटा, हाँ या ना। यस सर। प्लस वाली जो आउटर लेयर पे बनेगी वो किधर चली जाएगी, ग्राउंडेड, इसके अंदर कितना बन गया बेटा, माइनस क्यू चार्ज, समझ गए इंडक्शन से। हालांकि निकालना पड़ता है लेकिन अब ऐसे याद रखो, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इंडक्शन बराबर का ही हो, यहाँ पर प्लस है, लेकिन इसकी पोटेंशियल तो आपको पता है ना, इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, वी होगी, जीरो होगी ना, क्योंकि अर्थिंग है ये। हाँ यस सर। आउटर लेयर की पोटेंशियल कितनी होगी बेटा, जीरो होगी, ये तो तय है ना। अगर मैं इस वाले स्फीयर को ए मानूं और बाहर वाले स्फीयर को बी मानूं तो वीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। अर्थिंग है, यहाँ तक तो कोई क्लियर डाउट नहीं है ना, कि डाउट है, नो सर, नो डाउट सर, नहीं है। अब देखो मेरे को पहले पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि मैं क्या लगाऊंगा, क्यू बाई वी, क्यू मेरे को पता है, वी मतलब पता है ना, क्यू बाई वी। अब इनर वाले की बात कर लेते हैं पूरा जनरली। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा सर, अंदर से बाहर बाउंडेड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस बीच में होगा, यस सर बाउंडेड होगा, इनके बीच सर बाउंडेड हो, यानी इनके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो है ना, यस। उसके अंदर चार्ज नहीं है। वैसे भी जितना प्लस बनाएगा उतना माइनस बनाएगा, ओवरऑल क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो। बाहर भी कितना होगा, के क्यूब बाय आर, के क्यूब बाय आर स्क्वायर। अगर आप मान लो अंदर पे आप जब भी एक स्फीयर के थ्रू लेते हो तो आप क्या करते हो, सेंटर पे चार्ज अज्यूम कर लेते हो, यस तो सेंटर पे चार्ज अज्यूम करो, जितना प्लस वाला बनाएगा उतना माइनस वाला बनाएगा, सारा ही बनाएगा, बाहर भी जीरो ही होगा बेटा। नहीं समझे आप बात, सर आप बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पे अज्यूम करो सेंटर पर है तो कितना बनाएगा, कोई भी पॉइंट लो यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, ये सेंटर पे चार्ज लिया आपने माइनस क्यू, ये कितना बनाएगा, के क्यू बाई आर, माइनस बनाएगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट ये कह लो। और फिर अंदर वाले सरफेस पे भी आप चार्ज को मान लो एक्यूमुलेट, ये पूरा चार्ज उसके ऊपर फैला है उसको सेंटर पे मान लो, पॉइंट चार्ज मान लो, तो वो कितना बनाएगा, के क्यू बाई आर। तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में होगा, बस इस रीजन में, यस सर। ना तो इस रीजन में होगा ना इस रीजन में होगा, क्लियर ना। सर बाउंडेड मतलब बाउंडेड में इलेक्ट्रिसिटी, बाउंडेड का मतलब पैक्ड है, तो एनर्जी भी उसी में होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में स्टोर्ड हो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दूर तक है तो एनर्जी भी फैल जाएगी, समझ रहे बात की नहीं। यस तो सर। यहाँ पर आपका एनर्जी बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब बाउंड्री है, लिमिटेड है, लिमिटेड जगह में घेरा हुआ है, वो बाउंड्री है उसकी। खैर उतना ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं बस इतना बता रहा हूं कि आपसे पूछ सकता है कि भाई बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो जीरो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो जीरो, बस इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए पोटेंशियल एट ए, यानी ए सरफेस पर पोटेंशियल बताइए, तो पोटेंशियल एट ए वो कितना होगा बेटा, के क्यू अपॉन के क्यूब बाय आर, के क्यू बाई आर, ए आएगा सर, और भी कुछ आएगा, यस, एक तो के क्यू बाई ए आ गया सर आउटर वाला बनाएगा एक माइनस के क्यू, दोनों बनाएगा ना भाई, इनर में सरफेस है, मैंने बताया था प्रीवियस का, याद करो कंसेंट्रिक सरफेस को, तो अंदर वाला भी बनाएगा और बाहर वाला भी बनाएगा, दोनों बनाएगा ना बेटा। इस वाले अगर इस सरफेस में माइनस के क्यू बाई बी आ जाएगा सर, इसका तो अपना बनाएगा ही। अच्छा बाहर वाले स्फीयर के लिए वो अंदर हो गया पॉइंट, तो जितना वो सरफेस पे बनाएगा उतना ही वो अंदर बनाएगा। यस सर। बाहर वाले के लिए तो अंदर हो गया ना, तो बाहर वाला कितना बनाएगा, प्लस माइनस के क्यू बाई बी, जितना वो बाहर वाला अपने सरफेस पे बनाएगा उतना ही वो अंदर भी बनाएगा। तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू बाई माइनस, सॉरी कैपिटल क्यू रख लीजिए आप, माइनस के क्यू बाई बी।
तो VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K को कॉमन ले लीजिए, KQ को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा बेटा, ये माइनस तो VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ एलसीएम ले लीजिए बेटा AB इंटू क्या हो जाएगा, ये तो हो गया VA। अच्छा VB कितना हो जाएगा, VB तो 0, VB तो 0 हो जाएगा बेटा, VB तो 0 हो जाएगा ना बेटा, 0 क्यों, वो अर्थिंग है भाई, उसमें तो सोचना ही नहीं है, आई थिंक तो वो तो अर्थिंग की वजह से। तो VB तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्यों, एज इट इज ग्राउंडेड कह लो या अर्थिंग कह लो, जो कहना है कर, अर्थिंग भी लिख सकते हो, ग्राउंडेड भी लिख सकते हो, ग्राउंडेड है। अब मैं यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, और पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q V क्या करोगे आप, VB माइनस VB, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो VB तो 0 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई इसकी पोटेंशियल कितनी है, KQ इंटू क्या हो जाएगा, B माइनस बाई क्या हो जाएगा A। अब माइनस 0 हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, तो C इज इक्वल टू फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, Q बाई क्या हो जाएगा, KQ इंटू क्या हो जाएगा बेटा, B माइनस A बाई क्या हो जाएगा AB। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q और Q कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, फाइनली क्या बच जाएगा, अच्छा AB ऊपर चला जाएगा, AB ऊपर जाएगा, क्या बच जाएगा, K इंटू, या आप K की जगह पे क्या लिख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय, दैट इज द पोटेंशियल। आप सिर्फ फॉर्मूला भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, एनसीईआरटी पे इस पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो अभी आगे कहे, समझ गए ना यहाँ तक, क्लियर है, बाहर वाला अर्थिंग है। किसी को कोई डाउट यहाँ पर, कुछ नहीं करना है, अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल निकाल दो, तो बाहर वाले का तो 0 है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अंदर वाले में दोनों बनाएगा, अंदर वाला अपने सरफेस पे तो बनाएगा ही, बाहर वाले के लिए वो इनसाइड पॉइंट हो जाएगा, वो पोटेंशियल। हाँ बोलिए निगम, कोई प्रॉब्लम है निगम, एनी डाउट यू हैव प्रेसिंग? नो सर। नहीं, मुझे लगा आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। एनीबॉडी हैव एनी सर ये प्रॉब्लम? बताओ इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसा आया ऊपर, ये K की वैल्यू, मुस्कान K की वैल्यू, सर दिल्ली आना पड़ेगा ठीक है सर। सर, ठीक है समझ में आ गया, मेरे को चक्कर आ रहा है, सॉरी सर। सर आएंगे। मुझे चक्कर आ रहा है, कोई दवा हुआ है आप लोगों के पास? आप यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स, यू कैन टेल मी वन मेडिसिन सो दैट आई कैन टेक इट। नहीं है सर दिल्ली आना पड़ेगा आपको, सर दिल्ली, अरे मुस्कान के आएंगे। दिल्ली आएंगे तो मिलेंगे आप लोगों से। वैसे आप लोग डॉक्टर बनोगे तो शायद क्या पता मैं दिखाने भी आ जाऊं, अपना रेफरेंस लेके कि बेटा 2000 वहां पर मैं बोलूंगा बेटा देखो 2023 में मैंने आपको पढ़ाया था, आप बोलोगे अच्छा पढ़ाया था, नो पढ़ाया सर था? ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाया था भाई, तो 2023 में तो यार ऐसा नहीं सर, पता सर नहीं ऐसा नहीं होगा। बहुत लोग मेरे को पढ़ाया सर, पता नहीं क्या है। आप बुलाओगे अपने वो क्या करो जो आपके मतलब आसपास जो लोग होंगे, इधर 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 कैसे आदमी अंदर आ गए, फीस लिया इससे ऐसा नहीं होगा, तो चलिए आई होप सो कि ऐसा नहीं हो, बट चलिए करते हैं। अब बात आ गई बेटा, हालांकि इसके सवाल नहीं आते हैं, इनर स्फीयर इज अर्थ, मतलब ये समझ लो कोई 0.5% चांस है, वैसे भी मैं बोल रहा हूँ रेयरली है ये, मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बाय द वे किसी का पेज मतलब ये हो गया ना, समझ रहे हो ना, एग्जामिनर का ढीला हो गया, सोचा कि नहीं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, भाई पता तो होता नहीं है, अब मान लो 24 में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, तो जनरली ये तो आता है, मतलब ये ठीक है, हालांकि मैं बोल रहा हूँ स्फेरिकल के क्वेश्चन ही ज्यादा नहीं बनते या सिलिंड्रिकल के क्वेश्चन ही ज्यादा नहीं बनते, वो जनरली मैं बता रहा हूँ पैरेलल प्लेट के बनते, बट फिर भी मैं यहाँ पर इसको इसलिए बता दे रहा हूँ सेफ साइड, ताकि बाई दी वे रिवीजन में भी आप जब करना तो इसको बस एक नॉर्मली मतलब ऑन एन एवरेज आप इसको देख लेना, सेफ साइड की हाँ भाई चलो सर देख लेते हैं, मतलब कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि अंदर वाला अर्थ है, ये है एक स्फीयर, ठीक है बेटा, और एक स्फीयर ये है, ठीक है, दो स्फीयर है, पहले वाला में बाहर वाला अर्थिंग था, लेकिन अब यहाँ पर कौन अर्थ है, अंदर वाला अर्थ। अंदर
ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि बाहर वाला ही होगा, है कि नहीं। Yes, sir. तो मान लीजिए यहाँ पर कि अभी ये वाला स्फीयर जो है वो अर्थ, तो अब अंदर वाले की पोटेंशियल कितनी होगी? 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी सर। है ना। अब चार्ज आप दे रहे हो, आप बाहर वाले को भी दे सकते हो, आप अंदर वाले को भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली सबसे पहली बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मान लो कैसे मानो, चलो इसको मैं प्लस चार्ज दे रहा हूं, ठीक है। इसको भी मैं एक काम करता हूँ, बाहर वाले को मैं देता हूँ, ये तो अर्थ है ना, बाहर वाले को मैं पॉजिटिव चार्ज दे। सर मैंने डायग्राम बना लिया था। कोई बात नहीं बेटा, नोट्स तो भेज देंगे ना, काट दीजिए। होता है कभी कभी सिचुएशनल, मैंने याद थोड़ी ना किया है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में अब, हालांकि ले सकता था मैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे मान के चलो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इंडक्शन होगा अंदर वाले में, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना। यस सर। यस सर। वाह। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा ना कि एक्चुअली हम चार्ज निकालते कैसे हैं, वहां पर तो ठीक है, यहाँ पर भी आप निकालोगे तो कुछ क्यू क्यू ही आएगा। यहाँ पर जब आप टोटल चार्ज निकालोगे अंदर वाले में तो वो इतना नहीं आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्लस क्यू है तो यहाँ पर भी मान लो कि माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, ऐसा जरूरी नहीं। आप चलिए चार्ज हम कैसे निकालते हैं, मेरे को एक चीज पता है कि इसकी पोटेंशियल जो है, यानी ये जो पॉइंट है तो इसकी पोटेंशियल कितना है बेटा? 0। मेरे को बस ये, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? यस सर। ये बात है। तो उससे मान लो कि अंदर वाले की रेडियस, अभी भी मैं ले रहा हूं कि अंदर वाले की रेडियस ए है और बाहर वाले की रेडियस क्या है? बी है। बी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में होगा बेटा? ऐसे होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। सर दोनों की रेडियस एक क्यों ले लिया? सर अंदर वाले की बाहर वाले की बी मान, बाहर वाले की मैं बी मान लेता हूं। यहाँ पर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यस सर। यस सर। यस सर होगा। पर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, शायद, शायद की पक्का। चलो एक कंसीडर कर लेते हैं, मैं बस जस्ट एक कंसेप्ट दे रहा हूं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता आप कर लो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में तो हो, मैंने इस रीजन में तो होगा ही, हॉल वाले रीजन में तो नहीं होगा। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी होगा। पॉजिटिव है तो कहां पे जाके टर्मिनेट करेगी वो? बाहर वाले इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जाके टर्मिनेट करेगी? फाइनाइट पर। इनफाइनाइट पे। यहाँ पर एक्चुअली ना दो रीजन बनेंगे, एक रीजन बनेगा अंदर और एक रीजन बनेगा बाहर वाले बाउंड्री से लेके इन्फिनिटी तक। समझ रहे बात कि नहीं समझ रहे आप लोग? यस सर। यानी एक्चुअली यहाँ पर दो कैपेसिटर बनेंगे, ये वाला प्लेट बाउंड्री का है, यानी कुछ ऐसा बनेगा ना, इसी को मैं अलग अलग कर दिया। एक तो इनके बीच में कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होगा, यानी इनके बीच में, यानी इनके बीच में कैपेसिटेंस का एक फॉर्मेशन होगा, और एक ये वाले और किसके बीच में होगा? इनफाइनाइट के बीच में। इनफाइनाइट के। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर भी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग? यस सर। यहाँ सर ये वाला दोबारा बता दीजिए देखिए, फॉर्मेशन का। बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना बेटा कि यहाँ पर देखो, एक्चुअली क्या है ना कि इस वाले में सिर्फ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा था। बाहर वाले रीजन में बेटा साक्षी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था। पॉजिटिव चार्ज लो और नेगेटिव चार्ज लो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर। यहाँ पर तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, तो अंदर में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक पॉइंट साइज कंसीडर करो, पहले अंदर वाला स्फीयर कंसीडर करो, तो अंदर वाला स्फीयर माइनस क्यू, बाहर एक पॉइंट लो, तो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? अपनी तरफ। यस सर। फिर एक बाहर वाला भी है, बाहर वाला स्फीयर भी है, तो बाहर वाले स्फीयर इसके भी सेंटर पे खोलो पॉजिटिव, तो ये किधर बनाएगा? अपने से दूर बनाएगा, मतलब की तरफ। सर कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? एक मिनट सुनिए।
क्यू बाई आर प्लस अवे, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? कहीं कोई डायग्राम गलत हो गया क्या मेरा? बनाया तो मैं सही हूँ, लेकिन जीरो अंदर जीरो नहीं आना चाहिए, सॉरी बाहर जीरो नहीं आना चाहिए, बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बोलिए मनीषा। सर ये जो आपने स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज लिया है तो आप बोल रहे हो बाहर की तरफ भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो भी रहेगा? वही तो मैं देख रहा हूँ ना बाहर। अच्छा, इसकी पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मान लो ये वाला स्फीयर को कंसीडर करूंगा, अंदर वाले स्फीयर नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव चार्ज हो गया अंदर वाले सर। यस सर। ये यहाँ पर पोटेंशियल कुछ बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपनी तरफ है। फिर पॉजिटिव वाला स्फीयर का भी कंसीडर कर लो, प्लस क्यू चार्ज। ये बनाएगा अपने से दूर। चलो मैं इसको देखूंगा बेटा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ सर। तो दोनों का तो डिस्टेंस अलग होगा ना। इस कंसीडर तो सेंटर पे ही करोगे ना, चार्ज तो सेंटर पर ही है ना। आज तो सेंटर पे ही कंसीडर करोगे। सेंटर पे, बट अर्थिंग से तो जीरो ही हो गया अंदर में। ये वाला तो जीरो, अर्थिंग से पोटेंशियल जीरो हो गया ना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, इसमें जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा ना, इसको अगर आप करोगे, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाहर में कुछ फिगर में हो सकता है डायग्रामेटिकली मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये मैंने सही बनाया है, यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस इंड्यूस्ड होगा। ओह सॉरी 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 सॉरी, समझ में आ गया मेरे को। एक्चुअली क्या है ना, अंदर वाला प्लस पॉजिटिव रह जाएगा ना। बेटा बाहर वाला तो कनेक्टेड है ना, बाहर वाला तो अर्थिंग पे चला गया। सर अंदर पे है ना, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, देखो अंदर वो पॉजिटिव क्या कर, पॉजिटिव को रिपेल किया, बाहर में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस को अर्थिंग चला गया, अंदर तो पॉजिटिव ही रह गया। यस सर, नेगेटिव तो अर्थिंग में चला गया। ठीक है, सोच रही थी। अच्छा हाँ सर, सरफेस वाला ठीक है। अब समझ आया। देखेंगे इसको एक बार। अच्छा, एक चीज याद रख लो, इसकी कैपेसिटेंस जो बनेगी ना वो पैरेलल बनेगी। पैरेलल क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पर दो कैपेसिटर बनेगा, एक बनेगा इनके रीजन के बीच में और एक बनेगा इसके और इंफिनिटी के बीच में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? यस सर। फील्ड होगा तो दो कैपेसिटर बनेगा। अब चूंकि यहाँ भी देखो, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो और यहाँ भी इनके यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, इस दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होगा ना। अंदर वाले स्फीयर की पोटेंशियल कितनी है? जीरो। जीरो कितनी है? इनफाइनाइट जीरो। वो भी जीरो। तो पोटेंशियल जीरो जब होता है तो चीजें कैसे कनेक्टेड होती है? पैरेलल। दो कैपेसिटर का फॉर्म हो रहा है ना, टू कैपेसिटर फॉर्म। ऐसे लिख लो यहाँ पर, इतना ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही बहुत मतलब ये है, मतलब आने का उतना चांस नहीं। टू कैपेसिटर फॉर्म है ना, एक तो उनके बीच बने, और ये जो टू कैपेसिटर फॉर्म बनेगा वो कितना बनेगा? इन पैरेलल। तो इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी C इज इक्वल टू दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, दोनों कैपेसिटर। ठीक है ना, इसको हमको याद, बस हमको ये याद रखना, फॉर्मूला ही याद रखना। फॉर्मूला आप याद रखोगे, अगर आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इससे आप क्या कर लोगे बता। क्लियर है बेटा? सभी आदमी समझ गए? यस सर। अब एक और चीज याद रखना है, वो याद रखना है चार्ज इंड्यूस्ड, यानी अंदर में कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा। कहाँ सर वो लिख रहा था फॉर्मूला? सर फॉर्मूला लिखना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, एक अंदर वाले स्फीयर का, 4 पाई एप्सिलॉन बाहर वाले स्फीयर का एक हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस, जो नॉर्मल मेरा आउटर के लिए आया।
हो गया सर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है चार्ज ऑन द, ये आप ध्यान रखना कहीं इससे आ सकता है, चार्ज ऑन द, दोनों का फॉर्मूला ही बस याद रखना है, चार्ज सर ये इसी में इनर स्फीयर में, चार्ज ऑन द इनर साइड। क्या बोल रहा साक्षी? सर ये जो चार्ज वाला फॉर्मूला है इसी में इनर स्फीयर इज अर्थड में। इनर वाला में हो जाएगा माइनस क्यू ए बाई बी। ये चार्ज कैसे आया? दोनों की पोटेंशियल को मैंने ड्यू टू प्लस चार्ज ड्यू टू माइनस चार्ज ऐड किया हूं, और वैसे मान लो अंदर वाले चार्ज का तो पोटेंशियल मेरे को पता है, वो कितना है, 0 है। यस सर 0। अब मैं क्या करूंगा ना कि चार्ज जो पोटेंशियल बना रहा है उसकी वजह से मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल को ऐड करके 0 पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। लेकिन बस आप ये फॉर्मूला याद रखना, क्यू डैश इज इक्वल टू इतना, और चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज है, क्यू, और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, क्यू ए बाई बी। ये वो रिएक्शन की वजह से, समझ रहा ना? यस सर। यस सर। स्मॉल क्यू ले लेता हूँ यार, ठीक है, क्लियर है ना? ये अंदर में कितना चार्ज इंड्यूस, आउटर वाले में तो क्यू इंड्यूस, अंदर में क्यू दे रहे हो तो बाहर में माइनस क्यू इंड्यूस हो जा रहा। इनर वाले में थोड़ा प्रॉब्लम, इनर वाले में ऐसा नहीं कि बाहर वाले में आप प्लस क्यू दे रहे हो तो इनर वाले में उतना ही होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, एक क्वेश्चन दिया भाई एनसीईआरटी। हाँ बोलिए गुंजन। सर आपने पर क्यू डैश इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी लिखा, तो नीचे में ऐसे प्लस हो जाएगा। क्यू माइनस, इसको चार्ज मैंने क्यू दिया है, तो इसको चार्ज क्यों दिया, लेकिन इंडक्शन की वजह से अगर इस पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो इसमें उतना चार्ज माइनस हो जाएगा ना। सर तो हम क्यू माइनस क्यू डैश करेंगे ना, तो क्यू डैश की तो वैल्यू पहले से ही नेगेटिव है। क्या बोल रहे हो भाई? तो सर ये आउटर पे चार्ज जब होगा, अगर इस पर चार्ज डेवलप होगा इतना माइनस, तो इस पर भी तो डेवलप होगा। सर वो कह रहा है ना सर, जैसे क्यू माइनस क्यू डैश करेंगे तो क्यू डैश की वैल्यू तो वही है माइनस क्यू ए बाय बी, तो आपने सीधा वैल्यू लिख दी है, तो उससे बस। सर माइनस क्यू ए बाई तो क्यू डैश लिख देना। ठीक है, हाँ समझ गया मैं, क्यू माइनस क्यू ए बाई बी। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा लंबा सा है लेकिन बड़ा आसान है। कह रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले को रेडियस को आप क्या मानोगे, 12 सेंटीमीटर। बड़े वाले के रेडियस को क्या मानोगे बेटा, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चार्ज भी दिया हुआ, चार्ज कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है 2.5 माइक्रोकूलम, और क्या दिया, ईआर की वैल्यू भी दी हुई है बेटा, डाइलेक्ट्रिक भी दिया हुआ है 32। अब कह रहा है डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, यस सर, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक है। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं रहता तो एप्सिलॉन आर की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इस सभी वैल्यू रख दो, के रख देता हूँ ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे। ओके सर। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी बाई के इंटू बी माइनस। इस फॉर्मूले पे आप पुट करोगे, आपका आंसर आना चाहिए, या आपके लिए होमवर्क रहेगा। दूसरा क्या, व्हाट इज द, बोलाइए बताइए, दूसरा क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द इनर स्फीयर। इनर स्फीयर पे पोटेंशियल क्या होगा, इनर स्फीयर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा V इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े अभी, Q इज इक्वल टू, ये तो A नंबर्स का हो गया, CV तो मेरे को पोटेंशियल करना है तो क्या हो जाएगा, Q बाई C। यहाँ तो V आएगा, उस V की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, चार्ज आपको दिया हुआ है 2.5 माइक्रोकूलम, ठीक है सर V तो Q बाई C होगा ना। हाँ, Q बाई C, उल्टा कर दिया, Q बाई C, ठीक है ना। यहाँ जो C आएगा उस C की वैल्यू को पुट कर दोगे। C नंबर में क्या कह रहा है बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाओगे आप लोग, ये नहीं कि नहीं बनाओगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद एन आइसोलेटेड स्फीयर।
एक आइसोलेटेड आपको स्फीयर मानना है, उसका रेडियस हमको दिया हुआ है, यानी आइसोलेटेड स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ बेटा? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इसकी कैपेसिटेंस निकालिए, तो आइसोलेटेड का क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू R बाई के ना, R/K। हाँ सर। R बाई के करके निकाल दोगे। दिस इज योर होमवर्क, इजी है। ओके सर। ओके सही है ना? ओके सर। करेंगे नेक्स्ट क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें बस स्फेरिकल वाला सिलेबस में ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादातर आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से मिलेंगे। स्फेरिकल वाला में आउटर वाला ज्यादा आता है, इनर वाला बहुत कम आता है, बट उसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा सो डेट कि कभी बाय द वे क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको बना लें। ओके,